नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट जो है आपका लेक्चर करंट अफेयर्स का, उसमें स्वागत करता हूं आपका। और आइए हम लोग आज सीधे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। और आज है 15 अगस्त। तो आपको सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और इसके पीछे जो है प्रमुख जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जो हमारे अन्य समाज सुधारक रहे हैं, जो अन्य नेतागण रहे हैं, उन्होंने अपने बलिदान, अपने तपस्या, अपने त्याग से, अपने मेहनत से जो है हमें स्वतंत्रता दिलाई, भारत देश को जो है स्वतंत्रता दिलाई। तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान है। और सम्मान उन सभी अन्य लोगों का भी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे रह गए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए जो है बहुत कुछ किया। क्योंकि इतिहास में ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से ही देश हमारा आजाद हुआ, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि किताबों में उन बहुत सारे नामों का जिक्र नहीं किया गया, या छूट गया, या रह गया, या जो भी रहे कारण, कई भी रहे, तात्कालिक राजनीतिक जो भी कारण रहे हों, डजंट मैटर। लेकिन हम उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज अगर हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, अगर हमारे पास अपना संविधान है, अपने राइट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो हमारे लोग रहे हैं पहले, उनकी बदौलत है। और संविधान के निर्माता आप जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी बदौलत। और उनके साथ में अन्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम जो है संविधान के लिए उठाया, संविधान का निर्माण किया। लेकिन उनके साथ में जो अन्य संविधान सभा में जो लोग थे, या अन्य जो लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की, हम उनके प्रति भी आज अपना आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं। और पुनः पुनः से आप सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं। और एक पर्सनल चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग जो है देश के प्रति जो है जीना सीखिए, देश के लिए जीना सीखिए, समाज में कुछ नया करिए, कुछ बेहतर करिए। क्योंकि कहा गया है कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कनें, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। हमारा तन मन धन सभी कुछ जो है किसके लिए होना चाहिए? देश के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। और इसके लिए वेद में ऋचा भी है कि ओम आ ब्रह्मांड ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रीय राजन्यो शुद्ध व्याति जायताम डोगडी ढेन उड़नाशु सप्ति पुण्योसा सभयो युवस यजमानस वीरो जयताम निकामे निकामे न प्रजन्यो। ऐसा करके एक बड़ी अच्छी सी ऋचा है हमारे वेद में जो राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए राष्ट्र हमारे लिए क्या है? सर्वोपरि। इसीलिए कहा गया है इदम राष्ट्राय इदम नमम। ये सब कुछ राष्ट्र का है, हमारा कुछ भी नहीं। तो आइए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग प्लीज बहुत शिद्दत के साथ तैयारी किया करिए, ये आपके लिए क्या है? सबसे अहम है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपको देना था, आपने दिया होगा मोस्टली लोगों ने। लेकिन उसके पहले कि अगर आपको 2026 की ARO की तैयारी करनी, तो उसके लिए अभ्युदय के नाम से हमारा प्री प्लस मेंस का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन लेकर के नई वैकेंसी जो आपकी आने वाली है, उसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको अभ्युदय लिख करके व्हाट्सएप कर देना होगा 8604409201 या फिर 9506742546। ध्यान रखिएगा, मैसेज रिप्लाई करने में अगर टाइम लग जाए परेशान मत होइएगा, कॉल मैसेज सबको आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, आइए चलिए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, और आप सभी लोगों ने इसका एग्जैक्टली सही उत्तर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर सीधे। आज का टॉपिक है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता। आप जानते होंगे कि विगत कई जो है वर्षों में ब्रिटेन के साथ भी हमारे समझौते अच्छे हुए हैं व्यापारिक। और अभी क्या हुआ है, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार जो समझौता हुआ इसके अनुसार, तो खान मंत्रालय जो है इसके अनुसार भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, जिसको हम लोग CETA बोलते हैं, घरेलू खनिज क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मंत्रालय के है सचिव VL कांता राव ने FTA भागीदार देश में बेहतर बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में भारतीय खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अवसरों पर प्रकाश डाला है। ध्यान रखिएगा कि जो उद्योग क्षेत्र होता है उसमें अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इससे एल्यूमिनियम के उद्योग पर एक खासा जो है प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि बात अगर एल्यूमिनियम की आ गई है, तो दो चीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक कॉपी लेकर जरूर बैठिए, और वहां पर जो कुछ मैं आपसे कहता हूं एज ए टास्क, आप उसको प्लीज कंप्लीट जरूर क्या करिए, क्योंकि वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, टास्क नंबर 1 आज को आपको मैं क्या दूंगा? 2 टास्क है। एक टास्क क्या है आपका कि जो आपका ये जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थिति क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, खनिज पदार्थ
खनिज को आपको रेडी कर लेना है, दूसरा खनिज के साथ में खाद्य पदार्थ। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, तैयार कर लेनी है, ठीक है, जिसमें जौ, बाजरा और बाकी जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें उनकी अवस्थिति क्या है, खाद्य पदार्थ। तो इनको दोनों का डेटा आपको याद रखना है कि भारत की अवस्थिति क्या है। आप इसको जो है वैश्विक स्तर पर, क्या वैश्विक स्तर पर भी तैयार कर लीजिएगा, और वैश्विक स्तर के साथ साथ में आप इनको राज्यों के स्तर पर भी आप इनको क्या कीजिएगा, जो है तैयार कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न आपका बने तो गलत ना हो। दोनों डेटा खनिज पर और खाद्य पर खूब पूछा जाता है, एल्युमिनियम में, टंगस्टन में, टिन में, बाकी चीजों में, अलग अलग जगहों में वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है भारत की अवस्थिति क्या है, यानी किस नंबर पर जो है स्थान रखता है भारत अपना। तो ये आपका टास्क नंबर 1 है। टास्क क्या है, 1 है। जब क्लास वाइंड अप हो जाएगी तो आप चाहें तो उसी समय इसको कर लीजिएगा, या फिर आप शाम को बैठिए तब कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं एक बात आपको बहुत ईमानदारी पूर्वक कह दूं कि अगर आपने मेरी बात कही हुई बातों को एक एक अक्षरशः अगर आपने इसको फॉलो किया तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग 15 दिन, बस ज्यादा नहीं, 15 दिन आप मेरी क्लास करिए ईमानदारी पूर्वक, और 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी है जो स्टडी की वो कितनी इनहांस हो जाएगी, कितनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत यूके समझौते के तहत भारत 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा, जबकि यूके 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क कम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको क्या करिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ लाइनों और नियामक बाधाओं में इस महत्वपूर्ण ढील का उद्देश्य बाजार तक पहुंच बढ़ाना और दोनों पक्षों के व्यवसायों की लागत क्या करना है, कम करना है। तो ये भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इस समझौते से क्या होगा, स्कॉच विस्की, जिन लग्जरी कार, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों जैसी आयातित वस्तुओं की कीमतों क्या हो जाएंगी, निश्चित तौर पर इससे कम हो जाएंगी। तो एक बड़ा फायदा इससे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह समझौता यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय कृषि निर्यात को जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय निर्यातकों के साथ टैरिफ समानता प्राप्त हो, जिससे भारतीय किसानों को भी काफी लाभ होने की उम्मीद इससे है। तो आप देखेंगे तो जो भी हमारे समझौता होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उससे कहीं ना कहीं चीजें फायदेमंद होती हैं। एक चीज और बता दूं, अब जैसे ये समझौता हुआ आपका, ठीक है, ये मीटिंग हुई अपने आप में, तो अब क्या होगा कि इस समझौते के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, आप इनको जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे इसी भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता पर टिप्पणी आपसे पूछ ले, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछते। तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा, यूके 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क कम करेगा, यही है क्या पॉइंट, देखो जरा, बी वाला होगा क्या, बिल्कुल ठीक है, यही होगा एग्जैक्टली, यानी कि यूके 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क कम करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। यही तो लिखा है पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर जस्ट अभी बताया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट मैट्रिक लगाया था ना, देखो प्रश्न बन गया इस पे, ठीक है। चलो, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, आप जानते होंगे सरकार सौर ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काफी ज्यादा क्या कर रही है, प्रगति कर रही है, यानी कि विकास कर रहा है। आप जानते होंगे सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट जो है एनर्जी प्राप्त करना है, गीगावाट की, और इसके अलावा वर्ष 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस को प्राप्त करना है। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खासा जोर दे रही है। और इसी के अंतर्गत आपने एक योजना सुनी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना, जिसके अंतर्गत लोगों को छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए क्या दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ताकि हम सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो सकें, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात सौर ऊर्जा की आ गई अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की आ गई, तो 2 पॉइंट आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर क्या क्या पूछा जाता है, तो टास्क नंबर 2 नोट कीजिएगा, टास्क नंबर 2 नोट करिएगा। टास्क 2 क्या है, नंबर 1 नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ठीक है, नवीकरणीय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अनवीकरणीय, दोनों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है इनको रेडी कर लेंगे, है ना। ये सब चीजें आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं और जो अनवीकरणीय जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। इन पर खूब प्रश्न आते हैं, कई बार आप जो है कंफ्यूजन में गलत करके चले जाते हैं।
गलत नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको सही से उत्तर दे के आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो टास्क नंबर 2 है आपका, ये सभी टास्क आपको हैंड टू हैंड अगर आप करते रहेंगे आपका स्टैटिक पोर्शन आपका रेडी होता चलेगा, ठीक है। तो पीएम मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बहुत ज्यादा लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है, और इससे आप बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं पंपिंग सेट से लेकर के अलग अलग जगहों पर उसमें भी ये काम हो रहा है। देश अब तक जो है 100 गीगावाट सौर पीवी यानी कि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता तक पहुंच चुका है। 2014 में भारत के पास केवल 2.3 गीगावाट सौर विनिर्माण क्षमता थी, जो 2015 में 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। आप डिफरेंस देखिए कि 2014 में भारत के पास केवल 2.3 गीगावाट सौर विनिर्माण क्षमता थी और अब कितनी हो गई है, 100 गीगावाट पहुंच गई है। 2025 में कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें, है ना। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। तो एक पॉइंट तो यह है आपका, और दूसरा पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, 2070 तक जो है क्या करना है, जीरो कार्बन एमिशन जो है यानी कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है क्या करना है, पूरा करना 2070 तक। तो ये भी आपके लिए फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। और इससे जो है क्या होगा, भारत जो है आत्मनिर्भर बन सकेगा ऊर्जा के मामले में। ओके, चलिए अब आपके सामने लक्ष्य है, सॉरी प्रश्न है कि भारत ने 2030 तक कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है, क्या इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा। जो लोग लाइव देख पा रहे होंगे तुरंत मुझे उत्तर करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, फट से जल्दी से उत्तर बताइए इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुरंत कमेंट करो फटाक से जल्दी से। जो भी लोग देख रहे हैं मुस्कुराइए नहीं महाराज, उत्तर दीजिए, नहीं तो जीवन गुलगप्पा हो जाएगा। क्या कीजिएगा फिर, उत्तर दीजिए। इतना आसान, एकदम बिल्कुल जैसे जलेबी जैसा आसान सा मीठा मीठा प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, 500 गीगावाट होगा, नहीं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 79वें स्वतंत्रता दिवस, अभी आप जानते होंगे कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने कई बार अभी आपसे कहा कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दर्ज नहीं हैं, तो उन जो नाम जो हमारी किताबों में दर्ज नहीं है, इतिहास की पन्नों में दर्ज नहीं है, उनको जो है क्या है, उनको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक जो है क्या प्रणाम, उनको नमन, कि जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम लोग एक तरीके से खुली आंखों से अपनी स्वतंत्रताओं को देख पा रहे होंगे, तो नमन है। और अभी हम 79वें जो है इंडिपेंडेंस डे पे जो है क्या कहते हैं प्रवेश कर चुके हैं, और पीएम मोदी जो है लाल किले के प्राचीर से जो है अपना संबोधन देंगे। और इस वर्ष का आयोजन जो है क्या है, नया भारत थीम पर आधारित है। इस बार की थीम क्या है, नया भारत है। तो पहला फैक्ट इसमें यही हो जाएगा कि नंबर 1 कि वर्ष 2025 में कौन जो है जो थीम है वो किस पर आधारित थी, आप कहेंगे नए भारत पर। और दूसरा प्रश्न इस पर यहां पर बन जाएगा कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस था इस बार 25 में, तो आप कहेंगे सर 79वां। एक बात। दूसरा, नया भारत का लक्ष्य ऐसा क्यों रखा गया थीम, क्योंकि आप जानते होंगे 2047 तक क्या है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के अंतर्गत ही नया भारत थीम जो है रखा गया है नाम, ठीक है। इस वर्ष गार्ड का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AS शेख करेंगे, और वहीं फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग देंगे। तो ये दोनों फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बताइए बेटियां कहां से कहां तक पहुंच रही हैं, और कुछ लोग क्या करें, इंस्टा खेल रहे हैं आप लोग, लड़के और लड़कियां दोनों। मामला गलत बात है। महिलाएं अगर उनको आत्मनिर्भर होना है तो रील बनाने से ज्यादा क्या करें, लड़के लोग भी, लड़कियां नहीं, ठीक है। जबान मत पकड़ लीजिएगा सर, काट करके मेरा वीडियो चला देना, ठीक है, नहीं तो केस मैं कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो मेरा काटना पीटना नहीं कोई। हाँ सर जी आप लड़कियों के लिए बोलते हो, सबके लिए है। रील्स बनाने वाले लोग रियल लाइफ में जीना सीखिए। महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, और ऐसे में आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण अर्थात विमेन एम्पावरमेंट किसी योजना और बाकी चीजों से इतनी नहीं हो सकती सशक्त जितनी कि आप स्वयं से उसको कर सकते हैं। अपने जज्बे को हमेशा जो है आगे रखिए, और जब भी कोई काम अगर लगे कि गलत हो रहा है तो हाँ उसका प्रतिरोध और विरोध करना सीखिए आप लोग, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी, अभी मैंने आपको बताया, बड़ा आसान सा प्रश्न है इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, नया भारत। क्या नया भारत इस बार की क्या है, थीम है। देखो महिलाओं के अंदर जो है ना क्या होता है, पुरुषों से ज्यादा शक्ति होती है, आत्मबल जो है क्या होता है, पुरुष के अंदर जो है फिजिकल जो है क्या कहते हैं एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब कि
बाहरी उस दृष्टिकोण से मजबूत होते हैं, लेकिन महिलाएं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होती हैं, और मानसिक तौर पर मजबूत होने के साथ साथ वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होती हैं। इसका एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई का देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप गार्गी अपाला का भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप रश्मिका जी को देख सकते हैं। अभी आपने जो है बाकी जगहों पर आपने देखा किस प्रकार से भारतीय सेनाओं में महिलाएं अपना योगदान देती हैं, जहां पर वो आपको भी सुधार सकती हैं, आपको भी, आपके मनोबल को भी दर्ज जो है बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। क्योंकि जब भी कभी पुरुष परेशान होता है तो उसका कंधा एक महिला के ऊपर ही आता है। वो चाहे उसकी बहन हो सकती हैं, वो उसकी दोस्त हो सकती हैं, वो उसकी पत्नी हो सकती हैं, उसकी मां हो सकती हैं, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन पुरुष जब भी दुखी होता है तो वो उसका सर जो है किसी महिला के कंधे पर ही जाता है। ये क्यों? क्योंकि महिला जो संबल, जो मनोबल और जो दृढ़ इच्छा शक्ति पुरुष के अंदर पैदा करती है, शायद ही कोई कर पाएगा। और इसीलिए कहा गया है यत् नारस्थ पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। और इसीलिए कहा गया है क्या, या देवी सर्वभृतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्ते 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 नमो नमः। है ना, स्त्रियां महान होती, इसीलिए ऐसे लिए सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पुरुष लोग अपने बल पर गुमान ज्यादा मत कीजिएगा, है ना, संभालती महिलाएं ही हैं अंतिम में, है ना, पुरुषों को। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पारदर्शी और जिम्मेदार खाद्य लेबलिंग के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया है। आप जानते होंगे फूड सिक्योरिटी और खाद्य सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। डिब्बे पर पैकेजिंग में कुछ और, अंदर कुछ और, ठीक है, मानक कुछ और, कहने को कुछ और। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाए देखेंगे तो हमारे कई सारे प्रोडक्ट कई बार इंटरनेशनली जो है क्या होते हैं, फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम उन मानकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो है FSSAI ने अपने मानकों को मजबूत करने के लिए बैठ के करता रहता है बीच में, और कई सारे प्रावधान करता रहता है। तो उसी के कंटेक्स्ट में आज का प्रश्न हमारा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको हम FSSAI कहते हैं, और अगर आपने कोई डिब्बा वगैरह लिया होगा खाद्य पदार्थ का, तो उसमें ऐसे ऐसे करके एक सिंबल बना रहता होगा, आपने देखा होगा FSSAI, देखा नहीं देखा है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके, है ना, बना रहता है चिन्ह। तो क्या है, एक मानक है अपने आप। ये FSSAI ने राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन कर देश में पारदर्शी और जिम्मेदार खाद्य लेवलिंग के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया है। बैठक में मौजूदा नियमों की समीक्षा, उन्हें लागू करने में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और उपभोक्ता संरक्षण, जन स्वास्थ्य तथा खाद्य उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप जानते होंगे जन स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े लोग जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को जो है जहरीले तरीके से बना के बेचते हैं। वो मानकों का उपयोग नहीं करते हैं, इंग्रेडिएंट के रूप में लिखते कुछ और हैं, उसमें डालते कुछ और हैं, और ऐसे खतरनाक केमिकल्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है जो जन स्वास्थ्य के लिए क्या है, बड़ा ही हानिकारक है। ऐसे में FSSAI इन पर जो क्या करता है, कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर आदि लोग होते हैं। अच्छा, एक बात और, आप उपभोक्ता, कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। आप किसी भी शॉप से जो है कोई भी सैंपल ले सकते हैं लैब में टेस्ट कराने के लिए, आपका राइट है, ठीक है। कोई ऐसे मिठाई खा रहा है, खराब लग रही है आपको, आप उसको लेकर टेस्ट करा सकते हैं उसका, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राइट है। अब FSSAI के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और भी देख लेते हैं। FSSAI की स्थापना का गठन, अर्थात गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत हुआ था। मुख्यालय FSSAI का है नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है, सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन। भाई सिंपल सी बात है, अगर खाना आप अच्छा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको क्लास में कहता रहता हूं, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहा करिए। कुछ भी कूड़ा कबाड़ा, पिज्जा बर्गर मत खाया करिए, बहुत घटिया, बहुत गंदा होता है। बार बार मैं आपसे कहता रहता हूं, कैंसर कॉजेज होते हैं। मोमोज से लेकर के जो भी आप जंक फूड्स खाते हैं वो कैंसर, उसमें जो पदार्थ जो डाले जाते हैं ना, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसर कॉजेज होते हैं, हार्ट अटैक बढ़ाते हैं। इसलिए बाहर तली भुनी हुई चीजें कम से कम, मैंने ना खाइए, कभी मन करे खा लीजिए, लेकिन आप डेली स्कूटी जाके कोचिंग पढ़ते हुए चली जाती, स्कूटी जाते हैं आप लोग, और रिक्शा लगाया, आप शाम को जाइए अपने चौराहे पर, आज हर गली, हर घर, गांव तक में मोमोज, पिज्जा, बर्गर इस तरह धड़ल्ले के साथ बिक रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं। और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप इतना ज्यादा इसको नहीं खाएंगे, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसको अवॉइड कीजिए, कम से कम खाइए, रेयरली खाइए आप,
है ना, और ना खाइए तो बहुत बेहतर है ना। चलिए, इसका प्रकार क्या है, ये स्वायत्त निकाय है, यानी कि अपने आप में ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा। अधीनता ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करता है। और मुख्य उद्देश्य क्या, अगर हम बातों करें तो इसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी कि उसकी जो है क्वालिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना, ताकि पुराने कई कानूनों को बदलकर एक मानक व्यवस्था बना सके। खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रदान करना, यानी कि अगर आप फूड सिक्योरिटी में फूड में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं खाद्य पदार्थों में, तो उसके लिए लाइसेंसिंग और बाकी जो चीजें होती है पंजीकरण वगैरह वो कराया जाता है। इसमें खाद्य उत्पादों के मानक तय करना, भाई किसमें क्या कुछ पड़ेगा और उनका पालन सुनिश्चित करना, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना प्रॉपर। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरीक्षण और परीक्षण करना, इसके लिए लैब्स और बाकी अधिकारी वगैरह फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वगैरह तैनात रहते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, खाद्य मानक निर्धारण, लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण, निरीक्षण एवं प्रवर्तन, प्रयोगशाला परीक्षण। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में FSSAI के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ रहे, तो याद रखिएगा। जागरूकता अभियान भी फैलाता है और लेवलिंग नियम भी इसमें है। नेक्स्ट है FSSAI के मुख्य कार्यों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। नंबर 1, खाद्य मानक निर्धारण एवं लेवलिंग नियम बनाना। दूसरा, खाद्य व्यवसाय को लाइसेंस व पंजीकरण देना। तीसरा, किस ऋण वितरण और फसल बीमा योजना लागू करना, ये नहीं है, ठीक है, ये इसका काम FSSAI का नहीं है, ये है और ये है। तो 1 और 2 दोनों कथन है, कहां पर है, ए पर है, यानी कि 1 और 2 सही कथन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का एग्जाम है, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में और अधिकारी बनने का सपना है, एसडीएम बनने का सपना है, तो निश्चित तौर पर ये जो आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बड़ा अच्छा है। और इसके माध्यम से आप जो है ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर पाएंगे, बल्कि इससे आरोग्य की तैयारी हो जाएगी आपकी, और यूपीएससी के 4 पेपर मेंस के और बाकी अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो इसको आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है 8604409201। पीसीएस 26 लिख करके आप यहां पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या होगी, सर पीसीएस और आरओ में कंफ्यूजन है, सर क्या करें, सर दिक्कत हो रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो भी आप हमें इसी नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कॉल पिक नहीं होगी तो परेशान मत होइएगा, कॉल बैक जरूर आएगी आपके पास, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जानते होंगे विगत कई वर्षों में सिंगापुर के साथ हमारे संबंध बड़े मजबूत हुए हैं। तो भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य क्या है, नेतृत्व जो है सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम यंग ने किया था। यही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और कौशल विकास से लेकर के विनिर्माण, कनेक्टिविटी, सेवा क्षेत्र, ठीक है, डिजिटलीकरण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई, भाई किस तरीके से हम इसमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन जो है इस मीटिंग का एक जो है मुद्दा था, ठीक है। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर 2025 में कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। बस सिंपल सा आंसर है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बना। देश का पहला केंद्रीय सरकारी, वैसे तो दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल ऑलरेडी इसमें अटेस्टेड थे अपने आप में, ठीक है, लेकिन यह पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया, इसलिए चर्चाओं में है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से पूर्ण सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यह मान्यता अस्पतालों के लिए देश में गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मानक मानी जाती है, ठीक है। चलिए, NABS जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा है, अस्पतालों के लिए 500 से अधिक मापनीय मानक तय करता है, जिनमें संक्रमण नियंत्रण, आपातकालीन देखभाल, दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटिफिकेशन, मरीजों के अधिकार और स्टाफ प्रशिक्षण जैसे प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। यानी कि एक समग्र रूप से सभी सुविधाएं जिस हॉस्पिटल में होती हैं वो इससे सर्टिफाइड होता है अपने आप पे, ठीक है। तो ये पहला जो केंद्रीय सरकारी अस्पताल है उसको मान्यता दी गई थी, जो कि अभी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। दिल्ली के कुछ ही सरकारी अस्पतालों को पूर्ण NABS सर्टिफिकेट प्राप्त है और अब तक किसी भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। अब ये जो है क्या हो गया है, ये पहला हॉस्पिटल बन गया अपने आप पे, ठीक है। चलिए, आपके सामने प्रश्न है, अब आप इसका उत्तर मुझे खुद दीजिए, आप इसका विकल्प पढ़िए
और जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए कि क्या इसका सही होगा उत्तर एग्जैक्ट। आपके सामने जो है 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए पढ़ करके जल्दी से, ठीक है, तुरंत बताइए। क्या होगा? देखो ए होगा क्या? ए, केवल 1 और 2 है ना, ये देखो ये गलत होगा ना। दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी स्थलों को नहीं है ना भाई, सभी केंद्रीय स्थलों कहां है? सरकारी स्थलों को, केंद्रीय को नहीं है, ये गलत लिखा, ये शब्द यहां पर गलत लिखा हुआ, बस ये रॉन्ग, ये सही और ये सही, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की मुलाकात अभी होगी 21 अगस्त को रूस के मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात 15 जुलाई को हुई उस बैठक के बाद हो रही है जब जयशंकर और लावरोव ने संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर बातचीत जो है की हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले जून के अंत में चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोओसो के बीच भी मुलाकात हुई थी। और इस बैठक में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इनके जो है सैन्य उपकरणों की तेजी से खरीद पर जो है चर्चा हुई थी, ठीक है। आप जानते होंगे कि एस जयशंकर और लावरोव ने 2025 में 6 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात की थी। तो 17वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन था ये एक्चुअली में ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ था। ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और ब्रिक्स तो जानते होंगे क्या, ब्रिक्स BRICS, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब इसमें 5 देश अन्य शामिल हुए हैं, ठीक है। 4-5 देश कौन कौन से हैं? मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। तो ये देश आप लोग इनके भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी यहां से आपसे पूछते, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है आपको, याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, इतना नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ब्रिक्स के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है, ब्रिक्स की महत्ता, ब्रिक्स में क्या क्या कौन कौन से देश शामिल होते हैं, नए देश कौन शामिल हुए, इसकी स्थापना वर्ष, भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स की क्या महत्ता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें से आप कथन अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इसमें से 1 और 2 तीनों कथन सही हो जाएंगे। डी इसमें मुझे लगता सही होगा, तीनों कथन सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, लोकसभा ने औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है अपने आप में, यानी कि अब उस पर कार्रवाई आगे हो सकेगी और इसके लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 124 क्लास 4 और 217 एंड 218 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल्स होते हैं, आप जानते ही होंगे इसके लिए, है ना। और एक बात खास बात है कि जो है ये प्रक्रिया बड़ी जटिल मानी जाती है अपने आप में, लेकिन ये घटना हुई क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि जो यशवंत जी हैं, जस्टिस यशवंत जी, उनके घर पर आग लग गई और आग लगने के बाद जो है बहुत ज्यादा नोट जो है इनके हाथ से जले हुए नोट बरामद हुए थे और फिर चीजें गड़बड़ हो गई इनके साथ में, है ना। तो ये एक बड़ा जो है मामला गंभीर है अपने आप पे कि जजेस के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती तो निश्चित तौर पर यह बड़ा शर्मनाक साध्य होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 क्लास 4, 217, 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। महाभियोग की प्रक्रिया आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यायाधीश यानी कि जो भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और न्यायाधीश के अलावा, ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, इन दोनों पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया खूब इंपॉर्टेंट होती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की ये आप लोग जो है प्रेसिडेंट और जो है जजों दोनों के लिए जो है आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, क्या है अनुच्छेद 124 क्लास 2? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, अक्षम्यता या आधार पर विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल है। अनुच्छेद 217 क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, परामर्श की प्रक्रिया। 218 क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को के लिए अनुच्छेद 124 क्लास 4 में दी गई है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 3 को हैंड टू हैंड क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा भाई साहब, नोट कर लो, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा, घोलमोल टाइप क्या बन जाएगा, बुलबुला बन जाएगा, जीवन गोलगप्पा बन जाएगा, कुछ नहीं हासिल होगा। एक एक पॉइंट जो मैं कराता हूं आपके स्टैटिक डायनामिक दोनों के पॉइंट ऑफ से उसको
नोट करते हुए प्लीज आप लोग जरूर क्या करिए इसको, ठीक है। चलिए कुछ एक पॉइंट देखिए जरा ध्यान से कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपी की जांच के लिए एक वैधानिक समिति का गठन किया गया है, जो अभी ये महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक है। इस समिति में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य इसमें क्या है शामिल हैं। स्वतंत्र भारत में यह तीसरा मौका है जब किसी कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। तो यह बड़ी चिंताजनक बात है कि जब न्यायालयों के जजेस पर भी जब इस प्रकार के आरोप लगता है तो वे बड़ा न्याय प्रक्रिया पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है अपने आप पे, है ना। तो अनुच्छेद 124 क्लास 4 के अंतर्गत न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया विशेष बहुमत। अच्छा, बहुमत पर और भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर नए राज्यों का गठन करना है, क्या नए राज्यों का गठन करना है तो कौन सा बहुमत चाहिए, अगर सीमाओं में परिवर्तन करना है तो कौन सा, किसी आर्टिकल में संशोधन करना है तो कितना बहुमत। तो बहुमतों पर खूब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, 2/3, पूर्ण बहुमत, क्या। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति और जजेस पर पढ़ेंगे तो हैंड टू हैंड आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट को भी पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड। तो क्या होगा, ये इतनी चीजें आपकी रेडी हो जाएंगी। ये सब काम करते रहिएगा। अगर करंट पढ़ते समय आप इस तरीके से जीएस को रेडी करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ में जो कुछ मैं आपसे कहता रहता हूं उन पर आप नजर अपनी बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, इसका उत्तर आपको मुझे बताना है। प्लीज आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर जरूर दीजिएगा। उत्तर देने पर मुझे मनोबल मिलता है कि हाँ, आप हमारे साथ कॉन्टिन्यूटी के साथ लगातार देखते रहते हैं और आप इतना ज्यादा मैसेज भेजते रहते हो, तो यार एक कमेंट नहीं कर पाते हो क्या। ये मत सोचा करो कि गलत है कि सही है, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन उत्तर दो, आप अंदाजे से दो, लेकिन दो उत्तर, है ना। ये मैं आपसे आज भर भर के कमेंट आपका आना चाहिए। आज आपका टारगेट मेरा रखता हूं कम से कम 50 लोग इसका उत्तर देंगे, कम से कम मिनिमम 50 से 55 लोग। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मिनिमम 50 लोग तो इसका आंसर देंगे और ये संख्या आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। 50 लोग का कम से कम कमेंट हो चाहिए, 50 लोग का। देखते हैं आज कितने लोग बहादुर लोग हैं, मुझसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं, देखते हैं आज जोर कितना है आपके अंदर, है नहीं। चलिए आइए, ये एक मुख्य परीक्षा आरओ का कार्यक्रम है, चल रहा है अभी। और अगर आपका प्री आरओ का निकल रहा है, बॉर्डर लाइन पे है, तो मेंस आप ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको सभी जीएस को छोड़ के सारे लेक्चर्स आपके, पीडीएफ में नोट्स उसके, आंसर प्रैक्टिस आपके, फीडबैक आपको, मेंटरशिप, गाइडेंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। बड़ी कम फीस है, 4500 फीस है। कूपन कोड आप लगा दीजिएगा तो आपको 3500 में मिल जाएगा। और इसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। परेशान मत होइएगा, रिप्लाई जरूर आएगा। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, उत्तम शासन व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, चर्चा कीजिए। ये जो है एक प्रश्न है आपके सामने, यानी कि गुड गवर्नेंस, क्या गुड गवर्नेंस के लिए क्या आवश्यक है, यानी सरकार क्या कुछ जो है कदम उठा सकती है गुड गवर्नेंस के लिए, ये आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखेंगे। 125 वर्ड्स में आप लिखिए, लिख करके इसे मुझे भेज सकते हैं। सीधे आप चाहे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और बाकी जो प्रॉब्लम होगी या कोर्स लेने को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी नंबर पे आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः से स्वतंत्रता दिवस की आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।